Good evening, everybody. I hope you are doing your homework, your work, and you prepare yourself for further examination in a well manner. And as far as this competitive English is concerned, I want to say something related to this subject. जहाँ तक कंसेप्ट की बात है तो बराबर मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से जो कुछ भी वीडियो लेक्चर के रूप में अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग को जो भी कुछ मिल रहा है इनपुट, मैं समझता हूँ कि आने वाले एग्जाम्स के लिए वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि कभी भी यानी कि आपका जो लेबर है, जो मेहनत किया हुआ है, वो कभी बेकार नहीं जाता। और कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह से आप लगे रहो और रोज कुछ न कुछ प्रैक्टिस करते रहें। तो कुछ मिक्स टाइप का इस तरह से जो बैंक में आया हुआ कुछ क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक का है, और इस तरह का सेंटेंस जो अगर आपका बेसिक यानी फंडामेंटल क्लियर है तो आराम से आप बना सकते हैं। तो आज कुछ हम कॉमन एरर्स के रूप में आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो आपको कॉमन एरर्स के रूप में खास करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कंसेप्ट पर पकड़ है तो आप इन सभी क्वेश्चन को सेकंड में बना सकते हैं। तो मैं विथ होल एनालिसिस आपको इसको क्लियर कराऊंगा यहाँ। तो चलते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन इज इन टुडे मीटिंग वी मस्ट डिस्कस अबाउट मेजर इशू। देखिए, जहाँ तक वर्ड की बात है तो आपको वर्ड स्टॉक भी अच्छा होना चाहिए as far as spoken or written is concerned, because if you have not proper word stock, then how can you say that, how can you expect that you can express yourself in a right way? So first of all, mug up or not mug up but understand and some in a systematic way, so that you can memorize for a long time, and further you can utilize in a right way. So the here issue is, issue का मीनिंग होता है मुद्दा। जैसे हम बोलते हैं ना कोई भी मुद्दा, और इशूज संतान के लिए भी यूज किया जाता है। इशूज, हाउ मेनी इशूज यू हैव, अगर इस किसी को कहा जाए यानी कितने बच्चे हैं। और ऑफ स्प्रिंग भी होता है बच्चे के लिए, संतान के लिए। तो कहने का मतलब इस केस में अगर देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, इन टुडे मीटिंग वी मस्ट डिस्कस अबाउट मेजर इशू। यानी कोई मीटिंग में इस तरह से कह रहा है कि हमें, यानी कि आज के मीटिंग में हमें जो मुख्य मुद्दा है उसके बारे में जो मेजर इशू है उस पर चर्चा करनी है। तो कहने का मतलब मेजर इशू, डिस्कस ऑन मेजर इशू हो सकता है या मेजर इशू के बारे में तो चलेगा। लेकिन कहा जाता है इस केस में इन टुडे मीटिंग, यानी आज के मीटिंग में, इन टुडे मीटिंग नहीं होकर क्या हो जाएगा, इन टुडेज मीटिंग। अर्थात आप यहाँ पर, तो कहने का मतलब एरर्स के रूप में ए नंबर जाएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं, कहता है माय फ्रेंड इज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years। मैंने जस्ट आप लोगों को 2 दिन पहले सिंस और फॉर के बारे में बताया था कि इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई ना कोई टाइमिंग दिया हो। और यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में, इस केस में ये कह रहा है कि आपको टाइम दे दिया गया है और क्वेश्चन में इज वर्किंग इधर ही जो ये टू बी वर्ब के रूप में इस तरह से प्रयोग किया गया है, ये नहीं होगा। क्योंकि जब भी ऐसे पीरियड की बात हो जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में भी जारी हो और भविष्य में भी उसके जारी रहने की संभावना हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। अर्थात पिछले 10 सालों से, यानी कि 10 साल पहले से कर रहा है अभी भी,
और प्रेजेंट में ये आने वाले समय में यानी फ्यूचर में भी उसके करने की संभावना है। अर्थात जब तीनों कालों को टच करेगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे और इस सेंस में यहाँ पर इज वर्किंग के जगह पर हो जाएगा हैज बीन वर्किंग। क्लियर? तो कहने का मतलब कि इस ए में आपका एरर्स है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पर, कहता है एज सुन एज वी इंटर द होटल द मैनेजर वेलकम्स अस एंड टूक अस टू द टेबल। अब यहाँ पर इस केस में देखा जाए तो ज्यों ही हम होटल में इंटर किए द मैनेजर वेलकम्स अस, अर्थात कि वेलकम करते हैं यानी स्वागत करते हैं हमारी, एंड टूक अस। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी हमारा जो है वर्ब, हम किसी भी जब भी कॉमन एरर्स की बात आती है तो आप पहले नंबर पर ध्यान रखेंगे कि सारे सेक्शंस में जो भी ABCD करके दिया गया है उसमें आप पहले देखेंगे कि वर्ब का जो पोजीशन है वो सही से यूज किया गया है कि नहीं। क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन का कॉमन एरर्स आप बना रहे हो तो उसमें 5 to 6 क्वेश्चन जो है आपको वो वर्ब रिलेटेड ही ज़्यादातर आपको एरर्स के फॉर्म में दिए जा रहे हैं, तो यानी मिलेंगे, तो उसको आपको पहले से देखना होगा। तो यहाँ एज सुन एज वी इंटर, यहाँ पर आपका प्रेजेंट फॉर्म में है और यहाँ भी V5 है, मैनेजर के लिए V5 सही है। लेकिन यहां पर कहता है एंड टूक अस टू द टेबल। टेबल का मतलब होता है उस जगह ले गए जहां पर कि बैठाया गया मुझे। तो कहने का अर्थ एंड टूक नहीं होके ले गया कौन, तो इंटर द होटल मैनेजर वेलकम्स अस एंड टूक, तो इस व्यक्ति के लिए यहां टूक नहीं होकर के V5 फॉर्म में रखेंगे और वहां पर V5S लग जाएगा, यानी टेक्स शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो इस सेक्शन में आपका एरर है डी में। नेक्स्ट आते हैं इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट ही डिडंट गिव हिज मोबाइल, यानी कि हमारे कई रिक्वेस्ट, बहुत बार हमने उनसे निवेदन किया, हमने रिक्वेस्ट किया उनसे, ही डिडंट गिव हिज मोबाइल, और उन्होंने अपना मोबाइल नहीं दिया। तो यहाँ पर सेवरल रिक्वेस्ट, कई रिक्वेस्ट किया उनसे, तो सेवरल यानी कि कई, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर सेंटेंस के आगे यानी कि नाउन के साथ सेवरल, बोथ, मेनी, अ फ्यू, है ना, वेरियस, अगर ये सब प्रयोग किए जा रहे हो तो उससे प्लूरल नाउन यानी प्लूरल नाउन के साथ लगेगा और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इस केस में भी वही है, यहाँ पर सेवरल रिक्वेस्ट यानी एस प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, इसीलिए बी सेक्शन आपका एरर के रूप में जाएगा। नेक्स्ट है द मैनेजर कंक्लूडेड दैट आइदर राजू और संजू वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इविल वर्क। यहाँ एविल का मतलब होता है बुरा वर्क, कोई भी गलत कार्य के लिए या बैड वर्क आप कहते हैं जैसे, है ना। तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरह से कि मैनेजर कंक्लूडेड यानी मैनेजर का ये निष्कर्ष था, है ना, कि या तो राजू या संजू दोनों में से कोई एक। अब देखिए इसमें कंसेप्ट आता है सिंटैक्स का कि जब दो नाउन या प्रोनाउन आइदर और, नेदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से अलाइन हो यानी कि जुड़ा हुआ, अटैच हो, तो उस केस में हम हमेशा जो बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अनुसार से एक जली वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस केस में आइदर राजू और संजू, तो दोनों आइदर और से जुड़े होने के बावजूद भी ये सिंगुलर फॉर्म में है, सेकंड नंबर नाउन, इसीलिए इसके अनुसार से संजू के साथ वेयर का प्रयोग नहीं होके वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि सी सेक्शन हमारा ये जो है एरर्स के रूप में जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन आते हैं बिकॉज ऑफ फीवर। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन के तौर पर ड्यू टू शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि किसी चीज के कारण या किसी चीज के चलते। क्लियर? यहाँ पर तो इस केस में यानी फीवर होने के चलते सुमन डिडंट वेंट। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हम पास्ट का बनाते हैं सेंटेंस तो उसको निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम डू, डज या डिड का यानी कि डिड का सहारा लेते हैं, यानी
या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो यहाँ पर चूंकि पास्ट का है तो डिड नॉट वेंट, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी डिड का प्रयोग करेंगे पास्ट के लिए तो वहाँ पर आपका जो एक्शन वर्ब है वो मूल रूप में प्रयोग किया जाएगा। मूल रूप का मीनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी कि ये जो है ये डिडंट वेंट नहीं होके इस जगह पर आपको फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, अर्थात यहाँ पर गो का प्रयोग होगा। ध्यान रखेंगे तो ये वाला पार्ट आपका एरर्स के रूप में जाएगा। अब इस केस के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कहता है लीकर हैज प्रोहिबिटेड इन बिहार लास्ट ईयर। मान लो कि कुछ वर्ष पहले इस तरह से लीकर यानी जो वाइन है, वाइन भी बोलते हैं इसको, है ना, तो इस पर कोई भी मादक पदार्थ उस पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसको समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होने के बावजूद भी इस केस में ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब लगा हुआ है लास्ट ईयर यानी पिछले साल, और यहाँ पर है लीकर हैज प्रोवाइडेड। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हैज प्रोहिबिटेड नहीं होगा, यानी कि प्रतिबंधित किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं होके पास्ट एक्सप्रेसिंग के तौर पर इस केस में प्रोहिबिटेड होगा। क्लियर? अगर इसको ये देखा जाए कि लास्ट ईयर सपोज यहाँ नहीं होता तो इस केस में अगर कुछ समय पहले, साल भर 2 साल पहले हो चुका है, मान लीजिए कोई काम है और वो बहुत पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन उसको आपको ये बोलना है कि जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा मित्र अंग्रेजी से स्नातक कर चुका है, तो चुका है, लेकिन ये एक्शन जो है ये अभी रिसेंट नहीं है कि अभी जस्ट कुछ देर पहले ऐसा मैसेज आया और जब मैं बोल रहा हूँ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी बहुत पहले हुआ है। तो उस केस में हम यहाँ पर लीकर इज प्रोहिबिटेड इन बिहार दे सकते थे, लेकिन इस पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब के चलते यहाँ पर हैज शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट लीकर, है ना, प्रोहिबिटेड, लीकर को प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस लास्ट ईयर से कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पर या तो इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाना होगा या लीकर को डायरेक्ट लिखना होगा कि लीकर इज प्रोहिबिटेड। इसका मीनिंग होता है कि शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बिहार में, और ये वाला जो है ये लास्ट ईयर ये चीज नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कि जब भी पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का प्रयोग डायरेक्ट किया जाए तो उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो लीकर प्रोहिबिटेड, तो लीकर को प्रोहिबिटेड किया गया है, बैन किया गया है, लीकर खुद नहीं हुआ है, तो इसको पैसिव फॉर्म में बनाना होगा, या नहीं तो इसको इस तरह से कि लीकर इज प्रोहिबिटेड इन बिहार, ये सही है। तो कहने का मतलब इस तरह का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में 2 तरह के स्ट्रक्चर जनरली होते हैं, एक अभी अभी संपन्न हुआ है कोई भी कार्य, और एक बहुत पहले हो चुका है, लेकिन उसका जो मूल रूप है पकड़ने का वो आपको सेम लगेगा। तो आप टाइम के हिसाब से आप क्लिक करेंगे, जो कार्य बहुत पहले हुआ है उसके लिए इजम आर प्लस V3, और जो बहुत पहले हुआ है उसके लिए हैज हैव के साथ V3 प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह का जो फंडामेंटल जो बेसिक जो नॉलेज है उसको रखना होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर में ही हैज गॉन टू दिल्ली लास्ट जनवरी, कुछ भी इस तरह का दिया जाए। अब देखिए यहाँ लास्ट जनवरी कहने से होता है पिछली जनवरी को, तो ही हैज गॉन टू दिल्ली नहीं होके क्या हो जाएगा, ही। अगर पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का प्रयोग किया गया है तो वहां पर डायरेक्ट सिंपल पास्ट में बनाएंगे, अर्थात ही वेंट टू दिल्ली। क्लियर? तो ये वाला पार्ट जो है आपका हैज गॉन, ये जो है यहाँ हैज भी है यहाँ गॉन भी है, कहने का मतलब कि यहाँ डायरेक्ट वेंट का प्रयोग किया जाएगा, ही वेंट, और ये शब्द गलत है। क्लियर? ही वेंट, गो वेंट गॉन, तो हैज नहीं होगा और गॉन के बदले वेंट का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, कहता है माई फ्रेंड गॉट अप डेली एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मेरा मित्र जगा रोज 4 बजे सुबह में। जैसे ही डेली अर्थात रेगुलर, रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन की बात आ जाए तो उस केस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं।
तो इस तरह के केसेस के लिए माय फ्रेंड गॉट अप नहीं, बल्कि इस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको गेट्स अप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गेट्स अप। इस केस में गेट्स अप, तो ये वाला आपका बी नंबर जो है एरर्स के रूप में जाएगा। नेक्स्ट आता है इफ सुनील विल कम टू मी। यहाँ टू मी का मतलब होता है मेरे पास, मेरे घर, है ना, मुझसे मिलने। यहाँ कहने का मतलब इफ सुनील विल कम टू मी, यदि सुनील मेरे पास आएगा, यानी कि देन आई विल गो टू हिम। अब देखिए इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोई भी वैसा कंडीशनल सेंटेंस अगर हो और उसके पहले कोई कंडीशनल वर्ड निश्चित रूप से लगेगा, और उस केस में हमको फ्यूचर का सेंस देने के लिए शैल और विल का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि इफ सुनील विल कम नहीं होगा, यानी कि ये जो है ये आपका जो है विदाउट शैल विल प्रयोग करेंगे और सेंस हमारा फ्यूचर ही मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका एरर्स के रूप में जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं इफ सुनील कम्स टू मी देन आई विल गो टू हिम। यदि सुनील यहाँ आएगा तो मैं उसके यहाँ जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा। यहाँ पर टू हिम का मतलब है उसके यहाँ या उसके पास से। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है आज का। वी टेक अप दिस इशू इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी। अब आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा इसी लेक्चर में कि जब भी कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका जो वर्ब वाला पार्ट है जो उसको पहले हम सही से देखेंगे कि वो ऑर्डर में है या नहीं। तो पहली बात कि इस तरह के सेंटेंस को जैसे लेते हैं तो वी टेक अप। अब यहाँ है कि दिस इशू, इस इशू को हम क्या करते हैं, उठाते हैं इन द नेक्स्ट मीटिंग। अगले मीटिंग में जब उठाने की बात हो रही है तो अगले से किसका सेंस होता है? फ्यूचर का। तो जब फ्यूचर का होता है तो हम उठाते नहीं बल्कि हम उठाएंगे। तो इस केस में आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब विल का प्रयोग, यानी कि जनरली आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन इन जनरल आपको यहाँ पर अब विल का प्रयोग, यानी कि इफ यहाँ इस केस में कि वी टेकअप नहीं होके वी विल टेकअप। क्लियर? दिस इशू इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी। तो इस केस में आप ध्यान रखेंगे इन जनरल आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, नो डाउट, लेकिन आपको इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है कि जैसे कि कोई व्यक्ति उस चीज को कन्फर्मेशन के साथ कहना चाहता है, यानी कि निश्चित रूप से, तो उस केस में विल का प्रयोग करना होगा, सेल का नहीं, विल का प्रयोग। और इन जनरल अब सेल का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, तो इसीलिए आप उस जगह पर विल का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब जहां तक एरर्स की बात है तो आपका ये वाला पार्ट जो है यानी ए नंबर एरर्स के रूप में जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आज टोटल 11 ये क्वेश्चन जो आपका जो कि किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, खास करके बैंक में बहुत पहले आया हुआ है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको जैसे 10 क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस 10 में आपको कहीं न कहीं 5 से 6 तक इसी कैटेगरी का रहेगा। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहता है, लेकिन बेस को स्ट्रॉन्ग करना है और साथ साथ जो वर्ब वाला पार्ट है उसको आपको और अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि आने वाले समय में कॉमन एरर्स में 10 आउट ऑफ 10 यू कैन ऑब्टेन, है ना, 9 to 10 मार्क्स। क्लियर? यानी कि आपको इसमें 10 में 10 बनाना है, तो हुआ कि आपका जो एरर्स वाला पार्ट है वो आपका सही है। और किसी भी एग्जाम का ये पार्ट है, बिना एरर्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर नहीं होता। तो आप ये 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ऑब्टेन गुड मार्क्स देन यू मस्ट स्टडी एंड कैरी ऑन, सक्सेस विल कम एट लास्ट। सो आज के इस चंद क्वेश्चन के साथ इस सेशन को आज यहीं पर विराम देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।